नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में भी लोगों का जोश चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी पर भारी पड़ा। सुबह से ही लोग लंबी लंबी लाइनों में वोट डालने के लिए खड़े नजर आए। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत राज्य की 89 सीटों पर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की एक होड़ सी दिखाई दी। सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नजर आया। बीच बहस में बड़ा सवाल यही है कि गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इस बम्पर वोटिंग के माने क्या हैं? आखिर किस बदलाव की बयार में बहकर लोग बम्पर वोटिंग की बहार का हिस्सा बन रहे हैं? महिलाओं के लिए जो अच्छा करे उसके लिए हम लोग वोट करें। 3 बजे तक का वोट प्रतिशत हमारे पास आ चुका है। 3 बजे तक क्या वोटिंग प्रतिशत रहा, फिर कुछ देर में 5 बजे तक का भी आंकड़ा आएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। आपको अब स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं 3 बजे तक कहां पर कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश से क्या खबर आई, गुजरात से क्या खबर आई, कहां कहां 7वें दौर में युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने वोट डालने को लेकर खासा उत्साह दिखाया। देखिए 47% बिहार में, पश्चिम बंगाल में 72% 9 सीटों के लिए, आंध्र प्रदेश में 17 सीटों के लिए 58% मतदान हुआ। 1 सीट के लिए जम्मू कश्मीर में 26% मतदान रहा। क्या माने हैं इसके, ये भी जानेंगे एक्सपर्ट से। 26 सीटों के लिए गुजरात में 47% मतदान हुआ, पंजाब में 54, 47 बिहार में। ये आप आंकड़े देख रहे हैं। ये 3 बजे तक का मतदान का एक आंकड़ा है प्रतिशत में। आप देख सकते हैं गुजरात में 47, उत्तर प्रदेश में 45, बिहार में 47, पंजाब में 54। 7वें दौर की आज वोटिंग हुई और ऐसे में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं में वोट डालने को लेकर के खासा उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने अपने मताधिकार का मकसद भी इंडिया न्यूज के साथ शेयर किया। सुनिए क्या कहती है 9 राज्यों में 89 सीटों की जनता। महिलाओं के लिए जो अच्छा करे उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। जो हमारे देश को स्वच्छ रखे, अच्छा वातावरण रखे, महिलाओं को सुरक्षा दे, इसी पर हम लोग वोट देंगे। नए लोगों को चांस मिलना चाहिए और जितने नया आएगा उतना परिवर्तन होगा। अच्छी बात है। हम लोग तो परिवर्तन की मंशा बना करके वोट कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार बने जो महिलाओं को सशक्त और अधिक बनावे, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। सेफ्टी मामले होते हैं और डेवलपमेंट के मामले, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि जो भी जीते वो पंजाब के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, जिसके लिए नवी आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मिले और बहुत ज्यादा यकीन हो जाए कि जो सरकार है वो बहुत अच्छा करेगी। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ आई। ये सोच कर आया हूँ कि देश में जो भी सरकार बने, अच्छे लोग आए, ईमानदार लोग आए, जो हमारे नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिला सके और देश का भला हो। महंगाई जैसे, करप्शन जैसे जो मामले हैं आज बहुत प्रफुल्लित हैं, उनको नस पाई जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। ये सोचकर दिया कि जितने चोर हैं, डाकू हैं, इनको हरा देना चाहिए और ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बननी चाहिए। हम जिसको वोट दे वो अस्थायी सरकार हो और हम लोग के हित के बारे में सोचें। हम चाहते हैं कि अच्छा उम्मीदवार आए और प्रोग्रेस हो, मतलब देश की उन्नति हो, भ्रष्टाचार रहित भारत हो और महिला सुरक्षा मिले और प्रोग्रेसिव सरकार हो जिसमें निर्णय लेने की शक्ति अच्छी हो। इस बार थोड़ा जो पहले जो भी सालों में हुआ उससे बेटर होगा। इस साल जो भी गलत चीजें हुई वो सुधर जाएंगी। एजुकेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, हर चीज में ग्रोथ होगा। चलिए अब इस पर हम चर्चा करते हैं। कहां कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ 3 बजे तक, वो आंकड़ा हमने आपको दिखाया। जनता को इस बार एक बदलाव की उम्मीद है क्योंकि जनता खुद ये बदलाव लाना चाहती है और उसके लिए उसने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। वो भी आपने जनता के जुबानी ही सुना। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुधा मालवीय जुड़ेंगी कुछ ही देर में। दीपक अमीन हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए। यहां स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते
सकते हैं कि तमाम जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त बिल्कुल तैनात हैं और सुबह से ही तैनात रहे हैं। हमारे साथ मनीष अवस्थी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर वडोदरा से मौजूद हैं। हमारे साथ रजत राकेश टंडन रायबरेली से रहेंगे, विपिन परमार अमृतसर से रहेंगे, यतेंद्र कानपुर से और राकेश कुमार सिंह हमारे साथ झांसी से मौजूद है। हम सबसे पहले मनीष अवस्थी का रुख करेंगे। मनीष, 45% मतदान की खबर गुजरात में, ये अच्छी खबर नहीं है अगर 3 बजे तक की बात की जाए। हालांकि उम्मीद ये होती है कि 3 बजे के बाद 3 से 5 के बीच ही जनता निकलती है जब गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम होता है। क्या वहां पर, आप वडोदरा में हैं, वडोदरा से मोदी साहब मैदान में हैं, क्या आप अब तक का कंक्लूजन देना चाहेंगे? देखिए अनुराग, जहां तक बात करें 45% 3 बजे तक, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 60 को पार करेगा। ये जो आंकड़ा है प्रतिशत का, ये 60 को पार करेगा। और यहां के वडोदरा के लोगों ने मन बनाया है कि मोदी को रिकॉर्ड जीत के साथ दिल्ली भेजा जाए। इसी के तहत सवेरे से हम लोग देख रहे थे, अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर लोगों से पूछ रहे थे और उनकी टोल लेने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हवा का रुख किस ओर है। तो यहां पर 2 ही हवाएं सवेरे से चल रही थी, एक तो मोदी की हवा और दूसरी गर्म हवा। जहां तक आपने बात की कि दिन आगे आगे बढ़ता जाता है तो जैसे तैसे गर्मी, सूरज तप रहा है, 45 का टेम्परेचर और पारा पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में लोगों का जो उत्साह था वो कम नहीं हुआ, लेकिन धीमा जरूर हुआ। लेकिन फिर एक बार जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और इसी मंशा और सोच के साथ कि इस बार जो सवाल है वो गुजराती मानस का सवाल है, इसी के तहत लोग बाहर खुलकर आ रहे हैं। और यहां पर वडोदरा में ऐसा दिखाई नहीं देता अनुराग कि ये यहां कोई मुकाबला है, सब कुछ एक तरफा दिखाई दे रहा है। और इसी के तहत मोदी यहां पर ना तो उन्होंने कोई रोड शो किया, केवल नामांकन के एक दिन आए और एक सभा ली। इसी के तहत मधुसूदन मिस्त्री की अगर हालत देखें तो उन्हें वो खीज उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी जब हम बात कर रहे थे, खौंजियाए हुए घूम रहे थे। जब भी उनसे बात की तो वो कहने लगे कि ये चुनौती नहीं। तो ये एक तरह से खींच थी जो मधुसूदन के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। और इतना कहना, अब केवल जो लोगों को इंतजार है कि 16 मई को जब मतगणना शुरू होगी तो आखिर कितना बड़ा रिकॉर्ड यहां पर नरेंद्र मोदी ने बनाया और यहां से दिल्ली की ओर पहुंचे, ये लोगों में जिज्ञासा और उत्कंठा रहेगी। चले, वडोदरा से तो आपने ये खबर दी। मनीष, पूरे ओवरऑल गुजरात से क्या खबर आ रही है इस वक्त तक के वोटिंग प्रतिशत की अगर बात की जाए, लोगों के उत्साह की बात की जाए? गांधीनगर पर भी आडवाणी साहब हैं, इसके अलावा अहमदाबाद ईस्ट से परेश रावल किस्मत आजमा रहे हैं, तो क्या खबरें वहां से आ रही हैं आपके पास? देखिए, जहां तक खबरों की बात करें, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में थोड़ा नरेंद्र मोदी को ताकत झोंकनी पड़ी। और आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन, उन्होंने 6 सभाएं ली इस इलाके में। और इस इलाके में 6 सभाएं लेने का मतलब आप समझते हैं, यहां पर थोड़ी उनकी जो हालत है वो इतनी ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती, क्योंकि कांग्रेस की अपनी थोड़ी पकड़ है यहां पर। लेकिन जहां तक बात करें गांधीनगर, अहमदाबाद, यहां पर भी प्रतिशत बढ़ रहा है। लेकिन सूरज ने एक तरह से ये मानिए कि आप मतदाताओं के उत्साह पर थोड़ा ब्रेक लगाया, क्योंकि पारा 44 और 45 को पार किया है। सूरज की तपिश के चलते लोग थोड़ा रुके। लेकिन फिर एक बार खबर आ रही है कि सारे गुजरात में फिर लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही हैं। चलिए मनीष, लौटेंगे आपके पास। प्रदीप सिंह जी मेरे साथ यहां मौजूद हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, वैसे 45 को देखिए तो थोड़ा निराशाजनक लगता है, लेकिन मनीष की बात, गर्मी के थपेड़े, लू वहां पर चल रही है और 3 बजे तक अगर 45 को देखा जाए तो ये लगभग 50% के आसपास पहुंच जाता है। तो अगर उनका अनुमान 60% क्रॉस कर देने का है कि ये आंकड़ा हो सकता है, तो फिर ये बम्पर वोटिंग है, इसके क्या माने हैं? देखिए, गुजरात में जो अभी तक ट्रेंड रहा है, विधानसभा में पिछले 20, 22, 25 साल का देखें तो बीजेपी जीतती रही है, लेकिन उसी अनुपात में लोकसभा में उसको समर्थन नहीं मिलता था, उस अनुपात में सीटें नहीं मिलती थी। लेकिन एक फर्क है इस बार और पिछले चुनावों में कि कोई गुजराती प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है। नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। तो गुजरात से उनको अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी और गुजरात के लोगों के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी कि उनका एक व्यक्ति, उनका एक नेता जो है अगर प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है तो उनका ही समर्थन न मिले। इसका असर मुझे लगता है निश्चित रूप से पड़ेगा, वो मतदान में भी दिखाई दे रहा है और
अगर 5-6 बजे तक जब पोलिंग खत्म होगी उसके बाद जो आंकड़े आएंगे, मुझे लगता है निश्चित रूप से जैसा मनीष कह रहे थे 60 को पार करेगा, इसमें कोई शक लगता नहीं। 60 को पार करेगा। दीपक अमीन हमारे साथ हैं। दीपक, साफ तौर पर प्रदीप सिंह जी का ये मानना है कि बम्पर वोटिंग क्यों ना हो, 3 बार से मोदी वहां पर राज कर रहे हैं, मोदी ने जिस तरीके से गुजरात मॉडल को पूरे विश्व विख्यात बना दिया है, तो जाहिर सी बात है कि लोग निकलेंगे और वोट करेंगे, क्योंकि इस बार गुजरात के हिस्से ये भी तमगा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी का जो है वो उनके राज्य का है। दीपक अमीन तक हमारी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करते कि उन तक हमारी आवाज पहुंच पाए, जो भी तकनीकी खराबी है उसे दूर की जाए। दीपक अमीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बाहर लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी, गुजरात में बहुत बड़ी हवा है। आवाज आओ। दीपक जी, आप बोल सकते हैं, अगर आपको मेरा सवाल मिला हो तो। मुझे सुनाई दे रहा है जी, बोलिए। आवाज नहीं चाहिए। हाँ, ये कह रहा था, जो मैं अभी गुजरात से प्रचार करके आ रहा हूँ, मैं गुजरात का हूँ, गुजरात पाटन से हूँ, वहां से प्रचार करके आ रहा हूँ। गुजरात के बाहर लोगों को ऐसा लगता है ऐसा नहीं है, और इसका कारण है कि हाँ, एक तरफ कह रहे हैं आपके जो दूसरे थे कि मोदी एक दावेदारी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन दूसरी ओर एक दूसरी बात भी है, और वो भी वास्तविकता है कि अब गुजरात जी। दीपक अमीन, आपकी आवाज इस वक्त स्पष्ट नहीं आ रही है हम तक, कुछ ही देर में आपके पास लौटते हैं। फिर यतेंद्र के पास जाएंगे हम। यतेंद्र कानपुर में इस वक्त मौजूद हैं। यतेंद्र, कानपुर इस वक्त बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि दोनों को ही, चाहे वो जोशी जी हो या फिर वो श्री प्रकाश जायसवाल हो, अपनी अपनी जीत की उम्मीद दोनों कर रहे हैं। क्या आपको वोटर से बातचीत करके लगा आज? देखिए, बिल्कुल कानपुर में दिलचस्प मुकाबला है। हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री हैं श्री प्रकाश जायसवाल, जहां से वो 3 बार यहां से वो जीत चुके हैं, और वहीं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं, काफी बड़े नेता बीजेपी के माने जाते हैं। मजबूरन उन्हें इस सीट पर आना पड़ा है, लेकिन फिलहाल उनको भी उम्मीद है कि मोदी लहर के चलते उनको यहां से जीत मिल सकती है, क्योंकि एक बड़े नेता है, तो लोगों को है कि अगर वो यहां से जीतेंगे तो दावा काफी काम यहाँ पर कानपुर के लिए कराया है, और इस नाते विकास योजनाएं वो अपने प्रभाव के चलते, तो भी उम्मीद है कि एक बार उनका जादू चलेगा। चलिए यतेंद्र, आपके साथ भी वही तकनीकी खामी, हमें लगता है गर्मी के जोर ने तकनीक पर भी हमला किया है, और कहीं से ना आवाज स्पष्ट मिल रही है, ना तस्वीर स्पष्ट मिल रही है। प्रदीप जी, आप अगर कानपुर जाएंगे तो आपको अजीबोगरीब हालात देखने को मिलते हैं। वहां पर सड़कों पर जो पोस्टर हैं श्री प्रकाश जायसवाल के, उनमें राहुल नहीं है, उनमें सोनिया नहीं है, उनमें मनमोहन सिंह नहीं है। अगर आप बीजेपी के होर्डिंग्स देखते हैं मुरली मनोहर जोशी के, तो उसमें लिखा हुआ है आपकी बार बीजेपी सरकार। दोनों ही अपनी अपने स्तर से अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कानपुर के बारे में आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, देखिए, बहुत मुश्किल लड़ाई में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी फंसे हुए हैं। श्री प्रकाश जायसवाल 3 बार से सांसद हैं, और वो सहज और सर्वदा उपलब्ध व्यक्ति हैं। पूरे शहर में कहीं भी छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, कोई भी और कोई बुलाए, श्री प्रकाश जायसवाल वहां पहुंचते हैं। इसके ठीक विपरीत छवि है डॉक्टर जोशी की, कि वो मिलते नहीं, आसानी से, मतलब लोगों तो छोड़िए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आसानी से नहीं मिलते। तो अगर इस पैमाने पर तौला जाए कि जनप्रतिनिधि के नाते उपयोगिता देखी जाए, मतदाता कानपुर के देखें, तो श्री प्रकाश जायसवाल भारी पड़ेंगे। अब डॉक्टर जोशी जीतेंगे कि नहीं, ये तो 16 को मालूम होगा, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो वो केवल मोदी के कारण जीतेंगे। जो मोदी को 2 साथ लेके चल ही नहीं रहे, वो जो उनकी अभी जो रैली हुई, इस तरीके का प्रचार उनका रहा है प्रदीप जी, वो बिना मोदी वाला रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए, जनता में, मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज गया है कि वो नरेंद्र मोदी से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, या जो बात कही जाती है 160 क्लब बीजेपी का, उसके वो सदस्य हैं। उसके बावजूद देखिए, इस समय अगर लहर है
पता नहीं है कि नहीं हमें, लेकिन अगर है तो फिर जो उम्मीदवार है वो गौड़ हो जाता है। उसके बाद फिर पार्टी को या जिसके नाम पर लोग वोट देना चाहते हैं उसके नाम पर वोट पड़ते हैं। लहर का पता रिजल्ट के बाद ही चलता है, वो चाहे 77 की लहर रही हो, चाहे 84 की रही हो, चाहे 89 की रही हो। 77 में किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश में 85 की 85 सीटें जनता पार्टी जीत जाएगी और इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगी अपना रायबरेली से, ये शायद किसी की कल्पना में नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। तो लहर है कि नहीं इसका पता तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि उम्मीदवार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते कानपुर की अगर बात करें तो श्री प्रकाश जायसवाल का पड़ला भारी है। चलिए, आपने रायबरेली का जिक्र किया तो रजत राकेश टंडन रायबरेली में हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, एक तरफा लड़ाई है या फिर जैसा प्रदीप जी ने कहा कि एक बार ऊंट दूसरी करवट भी बैठ चुका है, जनता का क्या मन है इस बार? रायबरेली का जिक्र किया तो रजत राकेश टंडन रायबरेली में हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, एक तरफा लड़ाई है या फिर जैसा प्रदीप जी ने कहा कि एक बार ऊंट दूसरी करवट भी बैठ चुका है, जनता का क्या मन है इस बार? देखिए, जनता के मन की अगर बात करें तो मात्र 5 बजे तक 47 से 48% वोटिंग हुई है, जो कि कम है और एक अच्छी खबर है, आप कह सकते हैं कांग्रेस खेमे के लिए। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब यहां से सोनिया गांधी को सोचना पड़ता कि हाँ भाई, ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है वो किसके पक्ष में हो रही है। तो मैं ये मानता नहीं हूं कि बीजेपी की लहर रायबरेली को छू पाई है। लेकिन अनुराग, बड़ा सवाल ये है कि आप रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, लोगों से बात करिए तो लोग कहते हैं साहब महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। 1000 उनके पास तकलीफें होती हैं जो वो तुरंत गिनाना शुरू कर देते हैं। अगर उनको नेता से इतनी तकलीफ है, राजनीतिक परिवर्तन वो चाहते हैं, तो सिर्फ 2% वोटिंग क्यों बढ़ रही है? दिन भर पोलिंग बूथ खाली रहे। क्या आदमी अपने 5 साल के भविष्य के लिए कुछ धूप में निकल के आकर वोटिंग नहीं कर सकता? ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आज देख रहा हूं रायबरेली के अंदर। चलिए, आपके पास लौटेंगे रजत राकेश टंडन। इस वक्त विपिन परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमृतसर से, उनका और सीधे रुख करेंगे। अमृतसर में कितने प्रतिशत वोटिंग का आंकड़ा आपके पास है विपिन अब तक, और क्या वहां की जनता को आप टटोल पाए अब तक? क्या हवा है वहां पर? क्योंकि अमृतसर में इस बार जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। अरुण जेटली वहां पर आए हैं, वहां पर जो है कांग्रेस की तरफ से पहले जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे हटे, फिर जब वो आगे बढ़े तो पूरा मोर्चा खोल करके आगे बढ़े। बेहद दिलचस्प लड़ाई है। अरुण जेटली के 1 करोड़ भी खर्च हो गए वहां घर लेने में। बिल्कुल अनुराग, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो एक उम्मीदवार की घोषणा की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो एक डायरेक्ट विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा गया, उसके बाद प्रचार का कमान उनके द्वारा जब संभाली गई, तो पूरे पंजाब में अगर कांग्रेस की बात करें तो दिग्गज नेताओं को उतारा गया और लगातार प्रचार का दौर जो है वो बदलता हुआ दिखाई दिया। अरुण जेटली की बात करें, आरोप ये लगे कि वह बाहरी है, उनके द्वारा घर खरीदा गया। कितना सटीक बैठता है अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अकाली बीजेपी सरकार, केंद्र की बात करें, यूपीए 2 के 10 साल लोगों में जिस तरह से कुछ मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर यूपीए को कोसा जाता है, वहीं पंजाब में स्थिति यह है कि अकाली भाजपा गठबंधन सरकार के द्वारा जिस तरह से जो एंटी इनकन्विंसिंग चल रही है, उसके तहत कहीं ना कहीं अरुण जेटली को घाटा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें पूरे समीकरणों की, क्योंकि 54% मतदान जो है 3 बजे तक हुआ था, और अब अगर बात करें तो 60 अप्रॉक्स जो है वो क्रॉस कर चुका है। क्योंकि रूरल एरियाज की बात करें, दिन का पारा 45 डिग्री था, लेकिन लोगों के उत्साह में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। अब देखना यह होगा अनुराग कि ये जो बंपर वोटिंग, जो अगर अमृतसर की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें या फिर अर्बन एरियाज की बात करें, ये बंपर वोटिंग बदलाव को लेकर हो रही है या फिर किसी और चीज को लेकर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लोग जो है गर्मी की परवाह किए बिना पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और भारी संख्या में मतदान अभी भी जारी है। रूरल एरियाज की बात करें तो अभी भी मतदान जो है लंबी कतारों में लोग खड़े होकर अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यानी पारे से कहीं ऊपर प्रतिशत का आंकड़ा जा रहा है, ये अपने आप में एक संतोषजनक बात है। झांसी में क्या स्थिति है? राकेश कुमार सिंह झांसी में हमारे संवाददाता मौजूद हैं और साथ ही उनके साथ मौजूद हैं बीएसपी के अनुराधा शर्मा। क्या होगा उमा भारती का? झांसी से एक बहुत बड़ा सवाल है। राकेश कुमार सिंह, कितने प्रतिशत वहां पर लोग निकल करके आए हैं अब तक वोट डालने के लिए, और क्या कहना है अनुराधा शर्मा का? देखिए अनुराग, जहां तक बात किया जाए झांसी की, झांसी में मुकाबला काफी रोचक है। अगर
7 बजे जबकि मतदान शुरू हुआ और 7 से 11 बजे तक मतदान करने वाले जो मतदाता थे उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन 11 बजे से 2 बजे तक कहीं न कहीं जो धूप के थपेड़ों ने उन्हें रोक दिया। लेकिन अब जो है मतदान एक बार फिर तेजी पकड़ा है, लेकिन कई जगहों से जो है लगातार ये शिकायतें आ रहा है कि कई जगह जो है मतदाताओं को डराया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी की उम्मीदवार अनुराधा शर्मा हैं। अनुराधा जी, आपके बेटे के काफिले पर भी हमला हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं भी वहीं साथ में थी और हमारी खबर मिली थी, बबीना विधानसभा का एक क्षेत्र है राजापुर गांव से 3 किलोमीटर पहले बमेर, वहां पर वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, तो हम लोग वहां गए हुए थे। तो हम वोटर्स से बात कर रहे थे, वो इकट्ठे थे, अपने पर्चे दिखा रहे थे, कह रहे थे हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। हमने कहा हम करते हैं आपके लिए, हम फोन करते हैं। इतने में मेरा बेटा आगे गाड़ी से चला गया, 5 मिनट्स का डिफरेंस हो गया। एकदम फोन आया कि माता जी आप यहाँ मत आइए, मेरे ऊपर हमला हुआ है और मेरी गाड़ी में यहाँ गाड़ी से मैं एकदम भाग के वहां से जा रहा हूँ, ये लोग हमला कर रहे हैं। अच्छा अनुराधा जी, कहाँ से शिकायतें मिल रही हैं? ये सबसे ज्यादा बबीना विधानसभा से मिल रही है मैक्सिमम, और उसके बाद महूरानीपुर से कुछ जगह। सिटी में, कस्बों में इतनी शिकायत नहीं है। हमने संवेदनशील क्षेत्रों की पहले ही लिस्ट दे दी थी। पैरामिलिट्री गांव में मैं पूरे गांव के दौरे सुबह से कर रही हूँ, नहीं मिली कहीं भी। जबकि शहरों में जहां जरूरत नहीं है, 1 मिनट के कॉल पे आप लोग अवेलेबल है, पुलिस अवेलेबल है, वहां मैंने हर जगह पैरामिलिट्री देखा। लेकिन गांव में कहीं भी नहीं, गांव एकदम कट आउट है, दूर क्षेत्र में है, वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता और वहां पर इस तरह ज्यादती हमारे वोटर्स के साथ की जाती है। लेकिन अनुराग, आपको एक बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उमा भारती, बबीना क्षेत्र में लगातार जो हैं वो विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर रही हैं और लगातार उनके पास फोन आ रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से मेहरानी की बात किया जाए या ललितपुर की, वहां पर जो है उनके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में ये भी उनका कहना है कि जो ग्रामीण मतदान केंद्र हैं वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात होना चाहिए, वहां पर संख्या कम है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी ओर से नाराजगी भी जताई है और लगातार जो है चुनाव आयोग के पास शिकायत कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक है राकेश, लौटेंगे आपके पास। 4 बजे तक का कितना वोटिंग प्रतिशत रहा है उसका आंकड़ा हमारे पास आ चुका है, आपको दिखाई देते हैं। 3 बजे तक का आपने देखा, अब 4 बजे तक आप देखिए यूपी में कितना 54%, बिहार में 52%, 4 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 4 बजे तक 82% वोटिंग हो चुकी है। बम्पर वोटिंग अभी तो काफी आंकड़ा आना बाकी है। यूपी में 4 बजे तक 54% वोटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस कदर बम्पर वोटिंग हुई है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए या बिहार की बात कीजिए। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो हर घंटे वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और 4 बजे तक अगर 82% वहां पर वोट पड़ चुके हैं तो फिर जब 5 बजे तक का आंकड़ा आएगा तब यह आंकड़ा क्या होगा। दीपक अमीन, आपसे इससे पहले बात हो रही थी, आपकी बात पूरे नहीं हो पाई तकनीकी वजहों से, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। और साथ ही ये भी सवाल याद रखिए कि जहां जहां पर ये बम्पर वोटिंग हो रही है वहां आपका कुछ है नहीं, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, चाहे यूपी की बात कर लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, तो इस बम्पर वोटिंग को आप किस तरीके से ले रहे हैं? चलो, मेरा ख्याल है दीपक अमीन साहब के साथ जो दिक्कत थी वो एक बार फिर पेश आ रही है। सुधा मालवीय, डॉक्टर सुधा मालवीय हमारे साथ बीजेपी से हैं। डॉक्टर सुधा मालवीय, यही सीधा सवाल मेरा आपसे भी है। डॉक्टर सुधा मलैया जी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर सुधा मलैया, बम्पर वोटिंग अगर होती है तो इसे एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर भी देखा जाता है और ये भी समझा जाता है कि ठीक है, जैसा कि यहां पर प्रदीप सिंह जी बैठे हुए हैं, उन्होंने गुजरात को लेकर के एक आकलन प्रस्तुत किया कि मोदी से लोगों का प्रेम, मोदी का गुजरात से प्रेम, जिस तरीके से गुजरात के विकास मॉडल को उन्होंने पूरे देश और दुनिया में प्रचारित किया। फिर दूसरी बात, गुजरात को यह भी लग रहा है कि इस वक्त पीएम कैंडिडेट जो है बीजेपी का वो उनके राज्य की तरफ से है, तो इसलिए वहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? आप जैसे देख रहे हैं मैं वैसे ही देख रही हूं। जो आपका सर्वे कह रहा है, जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स कह रहे हैं, मैं उसे वैसे ही देख रही हूं कि गुजरात में लोग उन्हीं के लिए वोट कर रहे हैं,
और गुजरात में अभी उन्होंने तीसरा मुख्यमंत्री का चुनाव जीता, अब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उन गुजरात को ही नहीं पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी से आशा है, इसलिए पूरे देश में नरेंद्र मोदी लहर है। कांग्रेस या विपक्षी दल चाहे कितना भी ये कहें कि हम मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं है, इट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर इबारत लिखी जा चुकी है, मतदाता तय कर चुका है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और उसके बाद मोदी सरकार आएगी। और जितनी भी ये जितनी भी ज्यादा बम्पर वोटिंग होती है, तब भी ये पैटर्न है पूरे देश के सभी चुनावों का, जब बम्पर वोटिंग होती है तब कांग्रेस के खिलाफ वोट जाता है। तो ये जो वोटिंग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रही है, मैं ऐसा मानती हूं, और सभी जगह इन 89 सीटों में मुझे लगता है कि हमें बहुत अधिक सीटें मिलेंगी। जी सुधा मलैया, इस बारे में आप क्या कहेंगी? जिन 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग हुई है, उनमें से पिछला आंकड़ा देखें तो केवल एक सीट आपके पास है लालजी टंडन की। इस बार क्या होगा? क्योंकि वहां पर भी अब राजनाथ सिंह हैं, लालजी टंडन तो है नहीं। इस बार राजनाथ सिंह जी जीतेंगे। राजनाथ सिंह जी हैं, डॉक्टर जोशी हैं, उमा भारती हैं, ये तो 3 प्रमुख वो हैं हमारे जो मतलब, और वो सब जीतेंगे। नहीं, ये तलवार की धार पर खड़े हैं या तलवार इनके सर पे लटक रही है? सवाल ये भी उठ रहा है हर सीट पर, चाहे वो राजनाथ सिंह की सीट हो, चाहे वो जोशी जी की सीट हो, चाहे वो उमा भारती की सीट हो। जी नहीं, मैं नहीं ऐसा समझती। राजनाथ सिंह जी भी जीत रहे हैं, डॉक्टर जोशी भी जीत रहे हैं, और उमा जी भी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगी। न तलवार की धार पर चल रहे हैं और ना ही तलवार लटक रही है। हाँ, तलवार की धार पर चलना वैसे यूं कहा जाए तो चुनाव में चलना ही होता है, और चुनाव में बहुत संभल कर चलना चाहिए। चाहे हम जीत के प्रति कितने भी आश्वस्त क्यों ना हो, सावधानी तो युद्ध में। कानपुर पे सुधा मलैया, कानपुर पे आपसे एक बार मैं फिर एक सवाल लेना चाहूंगा कि जोशी जी कैसे और क्यों जीतेंगे? वहां पर 3 बार से सीट श्री प्रकाश जायसवाल के पास है। इस बार जोशी जी की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहां पर आप अगर जाए, उनकी प्रचार सामग्री में आपको वो नाराजगी दिखाई देगी। फिर कानपुर के लोग उन्हें बाहरी मान रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे? वो मुश्किल होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता मोदी जी के कारण जीतेंगे। मोदी लहर है सब जगह, और कानपुर में प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार से पूरी जगह जहां जहां भी सिटिंग एमपीज हैं, अधिकांश प्रकरणों में वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जो सिटिंग एमपीज हैं वो नहीं जीतेंगे, ये तय बात है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर जोशी जीतेंगे। और उमा भारती राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, वो अपनी सीट बाहर जाके लड़ सकते हैं। उमा भारती हुई, या तीनों ही राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो इसलिए इन पर ये बात लागू नहीं होती कि वो बाहरी व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर लोकसभा चुनाव में लड़ते हैं। लोकसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर नहीं, लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ये देखा जाता है कि कौन पार्टी की विचारधारा क्या है, वो कैसी नीतियां देश के लिए दे रहे हैं, और उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत शानदार है, बहुत जोरदार है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत सशक्त और सुदृढ़ है। उसी के कारण लोगों को ये बहुत यकीन है कि हमारे देश को भी सुदृढ़ और सशक्त नेतृत्व मिलेगा, जिसकी इस देश को बहुत अधिक ज्यादा जरूरत है। मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में वो सीधे सज्जन शरीफ व्यक्ति रहे, लेकिन उन्होंने अपने को एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित किया। ये उन्हीं के मीडिया कंसल्टेंट संजय बारू ने भी सिद्ध कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जब कहती थी, जब 2009 में अडवाणी जी कहते थे तो लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब तो सभी को पता चल गया कि वो कैसे हैं। खुद मनमोहन सिंह जी भी बड़े हताश निराश से दिखाई देते हैं। खुद उन्होंने 10 साल में एक भी बार चुनाव नहीं लड़ा लोकसभा का। ये कितने आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री चुनाव भी न लड़े। ये तो बड़े अजीब सी बात हुई, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ। ठीक है, मैं लौटता हूं इस चर्चा में। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने राजनाथ सिंह साहब से खास बातचीत की है, जब वो वोट अपना मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे थे, उस वक्त ये बातचीत है। राजनाथ जी वोट डालने के लिए निकल चुके हैं। सर, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आप उतरे हैं, आज तैयारियां पूरी हो चुकी है, मतदान हो रहा है, कैसा फील हो रहा है और कितनी उम्मीदें हैं चुनाव से? फैसला तो जनता को करना है ना, मैं क्या बता दूं। लेकिन अटल जी की विरासत को आप आगे बढ़ाए, अंगवस्त्र काम आएगा इस बार, ऐसा लग रहा है? नहीं, अटल जी केवल हमारे ही नहीं बल्कि इस देश के हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और मैं समझता हूं केवल बीजेपी के वर्कर्स के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी अटल जी के प्रति बहुत सम्मान है।
कोई चुनौती मानते हैं चुनाव में किसी तरह की? हालांकि आपके सामने जो कैंडिडेट्स है उनका स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी किसी तरह की किसी से चुनौती? नहीं, मैं किसी को चुनौती के रूप में मैं नहीं लेता हूं। एक सामान्य जैसे हर बार निर्वाचन होता है, इस बार भी निर्वाचन हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करेगी, ऐसा माहौल देखने से लग रहा है। आइए कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। जायसवाल जी, कितना आत्मविश्वास है, आप वोट देकर आए हैं? 100% जीतेंगे। लेकिन जो आपके सामने मुरली मनोहर जोशी हैं, पहली बार यहाँ से लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 100% जीत के प्रति आश्वास। काफी बड़े आरोप, क्योंकि हमें कानपुर की आवाम पर भरोसा है। आप कोयला मंत्री रहे, कोल स्कीम को लेकर आपके ऊपर निशाना हमेशा साधता है। कोई हमारी चुनौती का जवाब नहीं दे रहा है। मोदी वेव चल रही है, क्या आपको लगता है उसका नुकसान? किसी की वेव नहीं चल रही, पूंजी के बल पर कोई वेव नहीं चलती। जायसवाल जी, आप 3 बार से सांसद हैं, चौथी बार आप मैदान में, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो कारखाने बंद हो, चाहे सड़क पानी की समस्या, उनका समाधान कहीं नहीं हुआ। उसका समाधान राज्य सरकार ने नहीं किया। चलिए प्रदीप जी, आपसे मैं जरूर कमेंट देना चाहूंगा इस पर, क्योंकि अगर पिछले बार का आंकड़ा इन सीटों पर, इन खास सीटों पर देखें तो कांग्रेस अलाइज 38 और बीजेपी अलाइज 27। कितना सुधार इसमें बीजेपी के लिए आपको नजर आता है, अगर मान ले मोदी वेव है तब भी, और अगर नहीं माने मोदी वेव है तब? नहीं, सुधार की गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश की ही जो 14 सीटें हैं, उनमें से केवल एक बीजेपी के पास थी। ये चरण जो है तब भी, और अगर नहीं माने मोदी वेव है तब? नहीं, सुधार की गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश की ही जो 14 सीटें हैं, उनमें से केवल एक बीजेपी के पास थी। ये चरण जो है, ये बीएसपी के लिए भी बड़ा निर्णायक है। इसी दौर से तय होगा कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे रहेगी या तीसरे पर खिसक जाएगी, क्योंकि वो 3 ही सीटें भले ही जीती थी इन 14 में से, 9 पर नंबर 2 रही थी। तो वो अगर वो अपनी बढ़त को बनाए रख पाती है, आगे जाती है, तो उसके लिए जो है नंबर 2 की पोजीशन बरकरार रखना आसान होगा। बीजेपी के लिए ये साबित, अगर बीजेपी को सत्ता में आना है, केंद्र में आना है, तो उत्तर प्रदेश उसका रास्ता है। तो हर दौर में, केवल इसी दौर की बात, चरण की बात नहीं है, उसको अपनी सीटों में इजाफा करना पड़ेगा। क्योंकि 10 जो सीटें पिछले 2004-2009 में थी, उससे बढ़नी ही है सीटें। कितनी बढ़ेंगी, क्या इतनी बढ़ेंगी कि केंद्र में सत्ता तक ले जा सके या नहीं? ये मतलब अगर नरेंद्र मोदी की चुनौती है, उनके सामने चुनौती है, तो सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश ही है, जहां से वो खुद भी लड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भी ताकत काफी झोंकी, लेकिन देखिए, कांग्रेस पूरी लड़ाई से बाहर। आप पूरे उनके नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, बयान है, अभी चुनाव चल रहा है, बीच चुनाव में आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन देने को तैयार हैं। यानी आपने हार पहले ही मान ली। कोई बड़ा नेता ये, मतलब राहुल गांधी ने ही कहा कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, सत्ता विरोधी लहर चल रही है। सीनियर मिनिस्टर मान रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, हमको पहले थोड़ा ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए था, कुछ और करना चाहिए था। तो ये युद्ध के दौरान अगर सेनापति और बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं चुनाव के दौरान, तो उससे पार्टी के मोरल पर असर पड़ता है, कार्यकर्ताओं के उत्साह पर असर पड़ता है, उन पर दबाव पड़ता है। तो कांग्रेस ने तो मान लिया कि हम नहीं आ रहे। अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि किस तरह से बीजेपी को रोका जाए, उसकी संभावनाओं पर। अभी कुछ देर पहले जब दीपक अमीन साहब जुड़े हुए थे, हालांकि तकनीकी खराबी की वजह से अब तक हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन वो तो ये मान रहे थे कि गुजरात में इसे आप एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देखें, अगर इतना बम्पर वोटिंग हो रही है तो। नहीं, देखिए, 25 साल से जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है और सत्ता के करीब आती हुई भी नहीं दिख रही है, स्टेट में लीडरशिप नहीं है, उनका जो सबसे बड़ा प्रदेश का नेता है वो बीजेपी से गया हुआ नेता है। तो ऐसे में ये मानना कि जब प्रधानमंत्री उनका आदमी बनने जा रहा हो, ऐसा लग रहा हो, उस समय उसके खिलाफ वोट पड़ेगा, तो कुछ चमत्कार होना चाहिए उसके लिए। क्या गुजरात में ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? ऐसा तो पूरे कैंपेन के दौरान दिखाई नहीं दिया। तो ये मानना कि जो गुजरात में हाई परसेंटेज वोटिंग की हो रही है वो मोदी के खिलाफ है, ये थोड़ा ज्यादती होगी। ठीक है, चलिए, उमा भारती से भी खास बातचीत हमारे पास आ चुकी है। हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने खास बातचीत की है झांसी में, सुनते हैं। झांसी में मतदान जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की कदावर नेता उमा भारती जी हमारे साथ हैं। उमा भारती जी, मतदान यहाँ पर जारी है, चुनौती यहाँ पर किससे है?
यहाँ के पिछड़ेपन से, बेरोजगारी से, भुखमरी से। और ये तीनों चीजें तीनों पार्टियों की देन है, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की। चुनौती तो मुद्दों से है, व्यक्तियों से नहीं। अच्छा उमा जी, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी लहर है, क्या मोदी वेव है? क्या बहुत बड़ी लहर है मोदी जी की, मोदी की लहर है। अच्छा उमा जी, जिस तरह से आपने कहा था कि केंद्र सरकार अगर बनती है, बीजेपी की बनती है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार गिर जाएगी, किन आधार पर आपने कहा था? समाजवादी पार्टी के विधायक मेरे अमित शाह और कल्याण सिंह के संपर्क में हैं। वो लोग समाजवादी पार्टी में विधायक नहीं रहना चाहते, क्योंकि लोग उनसे बहुत नाराज हो चुके हैं। सरकार यहाँ काम नहीं कर रही है, विधायकों को घरों में जाना मुश्किल पड़ रहा है, लोगों से मिलना। सब विधायक बहुत शर्मिंदा है सरकार के कृत्यों से, और इसलिए वो लोग सब इस्तीफा देना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं अभी उनको बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो बदले में बीजेपी के टिकट चाहते हैं। फिर जिस विधानसभा को खाली करेंगे वहां से, तो ये बात अभी पार्टी लीडरशिप से हमने डिस्कस नहीं की। अच्छा, प्रियंका गांधी लगातार जो है मोदी जी पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वो बचपने में हैं। वो पब्लिसिटी गेन करने के लिए ऐसा कर रही है। अगर वो मोदी पर नहीं बोलेंगे तो मीडिया उनको दिखाएगा क्यों? क्योंकि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है सिवाय इसके कि वो रॉबर्ट वाड्रा की घरवाली है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो आज वोट चल रहा है, 14 सीटों पर वोट चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें कितने सीटों पर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी? हमको ऐसे बताते नहीं बनता, हम ये बोल सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। कितने सीट अगर पूरे भारत में? 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा? जी, 300 से ज्यादा। अच्छा, वाराणसी में कौमी एकता दल ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है, क्या कहेंगे? खुश नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। लोग मोदी पर प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। तो ये थी बीजेपी की कदावर नेता उमा भारती, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जहां तक झांसी की बात है, झांसी में उन्हें जिस तरह से लोगों का अपार प्रेम मिल रहा है, उससे उम्मीद है कि यहां पर वो अधिक से अधिक संख्या में वोट हासिल करेंगी और जीत दर्ज करेंगी। कैमरामैन सुंदरावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, झांसी, उत्तर प्रदेश। चलिए, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे जरूर प्रदीप जी लेना चाहूंगा। उमा भारती ने उम्मीद जाहिर की है कि 300 उनकी सीटें आएंगी, इसमें उनकी खुद की सीट शामिल हो सकती है क्या? हो सकती है। देखिए, उस इलाके में सबसे तगड़ी चुनौती अगर बीजेपी को किसी से मिल रही है तो बीएसपी से मिल रही है। और एक बात यह कि अभी वो विधानसभा का चुनाव तो अभी आपने सुना, वो गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे, बता रहे कि वोट नहीं डालने दे रहे लोगों को, और सिक्योरिटी का भी उन्होंने बताया कि वहां पर जो है वो क्राइसिस। हाँ, तो बीएसपी का पूरा लॉट इस समय बड़ा डिमोरलाइज्ड है। खासतौर से फर्स्ट फेज का जो यूपी का इलेक्शन हुआ, उसमें उनको बहुत उम्मीद थी कि मुस्लिम जो नाराज हैं समाजवादी पार्टी से, वो उनकी तरफ आएंगे। वैसा हुआ नहीं, तो उसका एक बड़ा कारण है। लेकिन उमा भारती की सीट मतलब कोई केक वॉक जैसा नहीं है कि बहुत आसानी से जीत जाएंगी। तो निश्चित रूप से कड़े मुकाबले में फंसी हैं, जीत भी सकती हैं, मुश्किल में भी फंस सकती हैं। तो 300 में उनकी सीट होगी कि नहीं, ये तो 16 को ही पता चलेगा। 16 को ही पता चलेगा। चलिए, रायबरेली का रुख करते रजत राकेश टंडन हमारे साथ वहां मौजूद हैं। रजत, अगर आपके पास वहां के लोग मौजूद हों तो बेहतर है कि हम बात करके जान पाए उनसे कि वाकई में सोनिया गांधी के लिए क्लीन स्वीप है या फिर कोई चुनौती के भी देख रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जिस तरीके से बुनाना चाह रहे हैं। अमेठी में कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी, वैसा कोई मजबूत दावेदार रायबरेली में तो दिखता नहीं। तो क्या माना जाए कि मतलब यहां किसी तरह से कोई दिक्कत सोनिया को नहीं है? देखिए, लास्ट आवर्स हैं, आप देख सकते हैं कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं। हमको इजाजत नहीं है कि हम वहां तक जा पाए। कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं, जो वो मतदान कर लेंगे तो हमसे कोशिश करेंगे कि वो हमसे बातचीत करें, वहीं पे खड़े हुए हैं अभी। अगर आप यहाँ की लोकल स्थिति की बात करें तो लोग इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा उम्मीदवार यहां पर नहीं दिया है। अगर यहां से उमा भारती आती या बीजेपी का कोई कद्दावर नेता आता तो मुझे लगता है कुछ फाइट दे पाता सोनिया गांधी को। अग्रवाल साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लगातार पिटीशन लगाते रहते हैं सोनिया गांधी के खिलाफ, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े आश्वस्त थे जब सुबह हमारी बात हुई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि चुनाव एक तरफा है रायबरेली में। ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि वहां पर मुकाबला एक तरफा है, यानी सोनिया गांधी के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहरहाल, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं। राकेश, अभी हमने बातचीत सुनी, आपने उमा भारती से बातचीत की, लेकिन सवाल यह कि बीएसपी से उन्हें कड़ा मुकाबला मिल रहा है। चुनौती को कम करके आंक रही हैं या मानी नहीं रही उमा भारती?
देखिए अनुराग, उनकी बातों को माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके किसी से मुकाबला नहीं है, लेकिन ग्राउंड जीरो की बात किया जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्य मुकाबले में बीजेपी, सपा और बसपा है। बसपा का पहले मुकाबला ज्यादा जोरदार तरीके से बीजेपी को मिल रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी कई क्षेत्रों में जिस तरह से खबरें आ रही हैं और स्थानीय प्रशासन का जो मेलजोल का आरोप लग रहा है, वैसी स्थिति में उनकी स्थिति ग्रामीण इलाकों में मजबूत दिख रही है। और जिस तरह से जो अल्पसंख्यकों का वोट, जिस तरह से बात किया जाए मुस्लिम कम्युनिटी का वोट, ये इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी के बीच में यहाँ पर कड़ी टक्कर है। हाँ, उमा भारती दोपहर के बाद थोड़ी नाराज जरूर दिख रही थी, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि कई बूथों पर उनके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा बलों की कमी, उनका साफ तौर पर कहना था कि शहरों में जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बल को लगाया गया है, लेकिन जहां तक ग्रामीण इलाकों की बात किया जाए तो वहां पर अर्धसैनिक बल तैनात नहीं है, वहां पर तैनात किया गया है। तो ये खबर जो है उनके लिए बुरी हो सकती है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अब यतेंद्र के पास चलते हैं कानपुर में। यतेंद्र, ये कहा जाता है कानपुर के बारे में श्री प्रकाश जायसवाल जो है वो सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि केंद्र ने बहुत ज्यादा कुछ कानपुर के लिए किया नहीं। हालांकि अभी आपकी बातचीत हमने सुनी तो उन्होंने साफ तौर पर इसका ठीकरा जायसवाल साहब ने जो है वो राज्य सरकार पर थोपा है। जो भी वहां कहा जाता है कानपुर में काम कराया वो श्री प्रकाश जायसवाल ने कराया है। क्या ये काफी है इस बार उनके लिए? देखिए बिल्कुल अनुराग, अगर श्री प्रकाश जायसवाल की बात करें, 3 बार वो चुनाव यहां से जीत चुके हैं और ये चुनाव भी उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि केंद्र में वो मंत्री हैं। कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर उनकी गिनती उत्तर प्रदेश में की जाती है, लेकिन जहां तक विकास की बात आती है तो उसका ठीकरा राज्य सरकार के ऊपर ठोकते हैं। मेरे साथ कुछ मतदाता है, मैं उनसे सीधे तौर पर जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि श्री प्रकाश जायसवाल के जितना भी अब तक का चुनाव प्रचार देखा जाए तो अकेले लड़ते हुए नजर आए। केवल राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर उनके लिए जनसभा करने आए थे, लेकिन उनके पोस्टर्स, उनके रोड शो, उनके होर्डिंग्स, अगर किसी भी तरह का चुनाव प्रचार देखे तो उन्होंने अपने आप तक ही चुनाव प्रचार सीमित रखा। किसी भी राष्ट्रीय नेता का या स्थानीय नेता का उसमें फोटो तक नहीं था। यानी कि अगर चुनाव जीतते हैं तो श्री प्रकाश जायसवाल का केवल यही संदेश जाएगा कि उन्होंने अपने दम पर जीता, अपने काम के दम पर जीता। मेरे साथ कुछ मतदाता है, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। काफी महंगाई रही, काफी भ्रष्टाचार इस सरकार के कार्यकाल में रहे, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि जो यहाँ के सांसद हैं उनकी छवि ठीक रहेगी? बिल्कुल ठीक रहेगी, क्यों नहीं ठीक। बहुत उन्होंने करा है सब लोगों पब्लिक के लिए। कोयला मंत्री ने काफी सुविधाएं दी। सड़क है, ना पानी है, ना लाइट है। लाइट नहीं है, वो तो बहुत प्रॉब्लम। अब तो बहुत चलिए ठीक है, लौटेंगे यतेंद्र के पास भी। डॉक्टर सुधा मलैया हमारे साथ हैं बीजेपी से, उनसे भी बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ प्रदीप जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही अमृतसर जाएंगे, विपिन परमार के पास भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं जो बम्पर वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक का आंकड़ा, 4 बजे तक का आंकड़ा 82% वोटिंग का था। अब जब ये 5 बजे के बाद आएगा तो इसमें और ज्यादा करेक्शन होगा। इसके माने क्या है? गुजरात में बम्पर वोटिंग हुई है। प्रदीप सिंह बता रहे हैं कि मोदी को लेकर के, मोदी वेव को लेकर के ये गुजरात के लोगों का उत्साह है, जो कि बहुत लाजमी है। डॉक्टर सुधा मलैया हमारे साथ हैं बीजेपी से, नेशनल सेक्रेटरी। डॉक्टर सुधा मलैया, ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं साबित होगा? नहीं, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस की इसमें कोई बात नहीं है। गुजरात के लोग, ये बात सही है कि सिर्फ गुजरात के मुतालिक नहीं पूछ रहा मैं, इस बात का गौरव है और उन्होंने सिर्फ गुजरात के मुतालिक नहीं पूछ रहा, काम भी करके दिए हैं। इतनी मुसीबतों के बीच, इतनी ज्यादा मेंटल टॉर्चर के बीच उनको कांग्रेस ने क्या क्या नहीं कहा। आज लोग बयानबाजी की बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने ड्रैकुला कहा, मॉन्स्टर कहा, राक्षस कहा, शैतान कह रहे हैं, कसाई कह रहे हैं। तो ये सब इनकी बौखलाहट है। उनको दिख रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं और अब इन सबका कोई ईमान धर्म नहीं रह गया, कोई भी ये नहीं रह गया कि उनकी कोई आइडियोलॉजी है। और कम्युनलिज्म की बात करते हैं, एक एजेंडा रह गया है कि 2002 के दंगों को लेकर उनको सिद्ध करो, अपराधी सिद्ध करो। और किसी दंगे की देश में बात नहीं होती, किश्तवाड़ के दंगों की बात नहीं होती, मुजफ्फरनगर के दंगों की बात नहीं होती। तो इसको देश की जनता देख रही है। इस देश की जनता का मानस क्या, कौन कम्युनल है, इस बारे में स्पष्ट हो चुका है। कम्युनलिज्म की सबसे पहली बात जाके सोनिया गांधी ने करी,
नरेंद्र मोदी जी ने तो एक भी बात विकास और सुशासन के अलावा उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। सबसे पहले शुरुआत किसने की? इस चुनाव का रुख किसने बदला? मुद्दों से हटकर ये जो ऐसे जो मुद्दे आ रहे हैं उन पर इन चुनाव, इसलिए जनता, देश की जनता मानस बना चुकी है और अब उसके बारे में कोई भी शंका बिल्कुल बाकी नहीं है। रही प्रकाश जायसवाल की कानपुर सीट की बात, अभी प्रकाश जायसवाल जी बोल रहे थे, मतलब कोयला कांड कितना बड़ा कांड, वहां इसका असर नहीं है सुधा जी, वहां उस कांड का असर नहीं है, कोयले की खपत पर नहीं हुआ, उससे सारे वहां के लोगों पर लोकल मुद्दे हावी हैं। कोलगेट का कलंक वहां के लोगों के लिए माने नहीं रखता और श्री प्रकाश जायसवाल कह चुके हैं कि जोशी साबित कर दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुद्दे कानपुर के, लेकिन लोकल मुद्दे भी वहां पर हैं, लोकल मुद्दे भी वहां पे, न सड़कों का रखरखाव ठीक हुआ है, न वहां पर पानी का सप्लाई ठीक है, वहां पर कोई खास कार्य प्रकाश जायसवाल ने कोई ऐसा नहीं कर दिया कि वो सांसद 3 बार से रहे हैं तो उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ कर दिया हो। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मोदी जी की सरकार, जोशी साहब के साथ वाराणसी की इमेज जो है वो भी ठीक नहीं है, लोगों को पता है, ये मिलते ही नहीं थे वो तो लोगों बहुत बड़े विद्वान है, नहीं बहुत बड़े विद्वान है और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वाराणसी से भी वो गए तो वहां से जीते, इलाहाबाद से जीते, सिर्फ 17,000 वोटों। चलिए ठीक है, अभी तो इसलिए ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का बहुत अच्छी स्टैंडिंग है, यूपी के ही है वो, और उनका सब जगह पकड़ है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं पर भी इन सभी सीटों पर, हाँ रायबरेली में जरूर ऐसा लगता है कि कमजोर है, लेकिन अमेठी में हमारी स्मृति ईरानी उनको बहुत जोरदार टक्कर देने वाली है। प्रियंका कह चुकी है तो पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। चलिए ठीक है सुधा जी, मैं रुक करूंगा विपिन परमार का अमृतसर से। विपिन, अरुण जेटली की बॉडी लैंग्वेज आज कैसी थी? देखिए, जिस तरह से अगर बात करें अमृतसर सीट की तो काफी कड़ा मुकाबला है और अरुण जेटली सुबह 6 बजे ही अगर बात करें दरबार साहिब जाकर सिर झुकाया जाता है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो 12 बजे तक अपने घर पे बैठे थे और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से उनके द्वारा साफ कहा गया कि उनके लिए हर पार्टी वोट कर रही है, चाहे वह अकाली हो, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, उनके लिए हर पार्टी वोट कर रही है, क्योंकि एंटी इनकन्विंसिंग का दौर जो है, जिस तरह से अकाली बीजेपी गठबंधन की बात करें तो लोग काफी खफा है प्रदेश की सरकार से, तो काफी कॉन्फिडेंट दिखे। कहीं ना कहीं अरुण जेटली की बात करें तो अरुण जेटली लोगों के बीच में जाकर बूथों पर जाकर जो है वोटिंग का जायजा जरूर लेते दिखाई दिए, लेकिन ये तो डिसाइड जनता ही करेगी कि वह किसके पाले में गेंद फेंकती है। अमृतसर की बात करें, मुकाबला काफी रोमांचक है। 10 मिनट वोटिंग के रह चुके हैं। प्रेमिसेस एरिया में जितने लोग हैं उनको वोट डालने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन बाकी अगर 12 लोकसभा सीटों की बात करें अमृतसर को छोड़कर तो लगातार वोटिंग जारी है। रूरल एरिया में लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में अपने वोट का अधिकार के प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और जो वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आएगा वो शायद पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़। ठीक है, एक आखिरी कमेंट प्रदीप जी आपसे। कांग्रेस चूंकि कह रही है और बाकी पार्टियां भी कह रही हैं कि मोदी वेव है ही नहीं, तो फिर इस बम्पर वोटिंग में क्या है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कोई कुछ भी दावा करे, बीजेपी का दावा अपनी जगह, कांग्रेस का अपनी जगह, लेकिन जनता कुछ डिसाइसिव करने जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर पोलिंग का सीधा सा मतलब है कि वो कोई स्पष्ट जनादेश देने जा रही है। तो अब सवाल है, क्या कांग्रेस के लिए देने जा रही है? तो ऐसा तो शायद कांग्रेस के लोग भी मानने को तैयार नहीं है। तो क्या तीसरे मोर्चे के लिए देने जा रही है? ये अलग अलग पार्टियों का अलग अलग राज्यों में जब रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा। तो 2 ही संभावनाएं हो सकती है, या तो तीसरे मोर्चे के लिए डिसाइसिव वोटिंग है या बीजेपी के गठबंधन के लिए है। तो आपका गेस जितना अच्छा है उतना अच्छा मेरा भी कि किसके लिए ये वोटिंग हो रही है। जी चलिए, मामला 16 से पहले तो गैसिंग पर ही प्रदीप जी रहेगा। रजत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ तस्वीरें थी अनुराग जो दिखाना चाह रहा था, जो जज्बा था वोटिंग का। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे जो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वो तस्वीर दिखाना चाह रहा था। अभी निकल गए, सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जज्बे को सलाम है जिस तरीके से वो आए और उन्होंने अपना मतदान दिया। चलिए, लोगों ने मतदान किया है, बम्पर वोटिंग हुई है और यही प्रदीप जी का मैं क्लोजिंग कमेंट में लाइन इस्तेमाल करूंगा कि लोग इस बार तय कर चुके हैं कि उन्हें बदलाव लाना है और ये बम्पर वोटिंग प्रतिशत जो सामने आ रहा है आंकड़ों के तौर पर, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर सुधा मलैया, आपका भी, तमाम संवाददाता हमारे जो लगातार मैदान में डटे हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।